जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी भी जबरदस्त कर रहे होंगे। आज हम टारगेट 100 के 6वें लेक्चर पे हैं, जिसके अंतर्गत हम द्विघात समीकरण को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि टारगेट 100 के अंतर्गत चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अभी तक 5 चैप्टर करा दिए गए हैं। आज 6वां चैप्टर है। एग्जाम से पूर्व ही आपके सारे चैप्टर कवर कर लिए जाएंगे, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस टारगेट 100 पे ट्रस्ट की बात है, बाकी इसका रिजल्ट आपको एग्जाम के बाद दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। क्या है? यदि 1/x² + 5 = 1/9 है तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना है। देखिए 1/x² + 5 = क्या दिया? 1/9। तो इसको हम यहां पर कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए इसका हमने बना दिया, इतने में ये सवाल हो जाएगा। यहां से देखिए इसका तिर्यक गुणा जब आप करेंगे तो हो जाएगा x² + 5 = 9। ठीक, यहां से देखिए x², 9 - 5 यहां से होगा x² = कितना आ गया? 4। यहां से क्या आ जाता है? जब दोनों साइड दोनों पक्षों का क्या लेंगे? वर्गमूल। प्लस माइनस में क्या आ जाता है? 2। अब प्लस माइनस 2 कैसे आ गया? ऐसा अगर डाउट होगा तो मैं अभी बीच में आपको क्लियर कर दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, यहां से आ जाता है यदि द्विघात समीकरण, नहीं ये देखिए x का मान कहां पर है, इसको मान लीजिए भाई। ठीक, अगले पर आते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक हल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर देखिए कुछ सवाल में है ही नहीं, यहां पर 2 हल निकलता है तो एक हल हमें दे दिया -2। ठीक, तो -2 इसका हल है, तो -2 का मान x में रख देंगे। ठीक, जहां जहां पर x है x रख देंगे, हमारा p का मान निकल कर आ जाएगा। तो इसके लिए भी कर देते हैं। दिया हमारा समीकरण x² + 2x + p = 0। x का मान क्या दिया है? -2। 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे में -2 प्लस p = 0। यहां से आपको दिख रहा होगा कि यहां पे माइनस है लेकिन ऊपर स्क्वायर, तो क्या हो गया? 4। यहां पे देखिए माइनस माइनस क्या हो गया? यहां पे माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस, और गुणा होकर क्या बना दिया? 4। ठीक, और प्लस में p = क्या दिया? 0। तब ये देखिए माइनस प्लस में 4, माइनस में प्लस, माइनस में 4 क्या हो जाएगा? 0। तो p = क्या निकल कर आता है? यहां से 0। p = 0 देखिए कहां है? ये हमारा ऑप्शन सही हो गया, हमें p का मान मिल गया। अब यहां पर देखते हैं कौन सा सवाल। तीसरा है द्विघात समीकरण 3x² + 4x - 5 = 0 का विविक्त कर है। तो विविक्त कर का फार्मूला होता है d = b² - 4ac। ये हमारा विविक्त कर का फार्मूला होता है। यहां से देखते हैं, और यहां पर देखिए ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। अचर पद को लेते हैं। यहां से देखिए d = क्या हो जाएगा? b के स्थान पे क्या है? 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस है माइनस लगा दिए। और यहां पर देखिए हम पहले फार्मूले में क्या है? 4, उसके बाद में a कौन सा है? 3 है, और c क्या है? -5 है। अब गुणा कर लेते हैं, बस 16 हो गया। यहां पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 5 चौक 20, 20 दिया कितना होता है? 60। तो कर लेते हैं हम लोग, प्लस में हो गया 20, और 20 × 3 यहां से हो गया 16 + 60, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 76। तो देखिए 76 कहां पर है? 76 ऑप्शन नंबर बी है, सही हो गया। अब देखते हैं हम चौथे क्वेश्चन को। इसको मिटा दे चलेगा ना, बस इसको आप ध्यान में रखेंगे। समीकरण 2x² + 5x + 4 = 0 के मूल होंगे। मतलब इसके मूल आपको बताना है इन ऑप्शन में से कौन सा सही है। परिमेय और बराबर, परिमेय और असमान, अपरिमेय, काल्पनिक। तो मैं अभी समझाता हूं कि ये कैसे निकलते हैं, काल्पनिक अपरिमेय कैसे पहचान में आता है। तो पहले नंबर इसका आपको विविक्त कर निकालना पड़ेगा। तो विविक्त कर का फार्मूला हमारे पास यही है, रख दीजिए। ये हमारा a हो गया, ये b, और क्या कर रहे हैं? ये b हो गया, ये c हो गया। ठीक, तो d = क्या हो जाता है? b क्या है हमारा? 5, तो स्क्वायर कर दीजिए। माइनस में क्या होता है? 4,
4 हो गया हमारा, ए क्या है 2 और सी क्या है प्लस में 4। यहां से हो गया देखिए 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, यहां से 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो गया 16, घटाएंगे तो कितना आएगा, यहां से नहीं भाई 4 चौक के 16 दूना कितना हो जाता है 32, यहां से हो गया 32, तो 25 माइनस 32 करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस में 7। तो विविक्तर का क्या हो गया, विविक्तर हो गया 0 से छोटा, तो जब 0 से छोटा होता है तो काल्पनिक होता है, जब 0 से छोटा होता है काल्पनिक होता है, और जब विविक्तर 0 से बड़ा होता है और पूर्ण वर्ग होता है तो परमेय होता है, असमान होता है, ठीक है ना, परमेय होता है, असमान होता है। तब की कंडीशन के लिए अभी देखिए इसको सही नहीं बताएंगे, आप बस इसको सुनते रहिए, ठीक। जब विविक्तर 0 से बड़ा होता है लेकिन पूर्ण वर्ग होता है तो परमेय होता है और असमान होता है, और जब विविक्तर क्या होता है 0 से बड़ा होता है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं होता है तो अपरमेय होता है और वास्तविक होता है, ठीक है ना, लेकिन असमान भी रहता है, ये भी समझिएगा, असमान रहता है, परमेय अपरमेय होता है, ठीक। और जब विविक्तर 0 के बराबर हो जाता है, 0 के जब बराबर हो जाता है तब क्या होता है, परमेय होता है और बराबर होता है। समझ पा रहे इस बात को? तो चलिए हम कुछ आगे क्वेश्चनों को भी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल होंगे, हमें मूल ज्ञात करना है इसका। तो क्या करेंगे, हमें दिए गए समीकरण की 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 की तुलना क्या, मानक समीकरण, मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, जब इससे हम तुलना करेंगे तो यहां पर a के स्थान पे यहां पे क्या आता है 3, तो a इक्वल टू क्या आ गया 3, और यहां पर b के स्थान पे क्या आता है -6, b के स्थान पे आ गया -6, और c के स्थान पे क्या आ जाता है यहां पे 2। क्लियर है? अब देखिए हमें श्रीधराचार्य का नियम पता होगा, क्या होता है, माइनस में प्लस माइनस अंडर रूट डी, क्या अंडर रूट डी अपान 2a, ये होता है श्रीधराचार्य का नियम, ठीक है ना, श्रीधराचार्य का नियम होता है। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपान 2a, ठीक। तो अब यहां पर हम लगाएंगे इसको, तो हो जाएगा क्या, माइनस में b हमारा क्या है, माइनस पहले से है तो माइनस में 6 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, देखिए माइनस में 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस में 4, ये क्या है हमारा 3 हो गया, और c क्या है 2 अपान क्या 2a, क्या लिख दिए 3, ठीक। तो यहां से हो जाता है ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 6, और यहां पे प्लस माइनस, यहां पर देखते हैं हम क्या हो जाएगा, 6 से कितना हो जाता है 36, और यहां पे देखिए 4 दूना 8, 8 3 कितना होता है 24, माइनस में 24, 3 दूना हो गया 6, तो यहां से आप घटाएंगे 36 माइनस 24, तो आएगा क्या 6 प्लस माइनस अंडर रूट, यहां से घटाइए हो गया 2 और 1, 12 आ गया बटे 6। तो ये इसके दो मूल होंगे, यहां से एक बार हम प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो जब हम प्लस लेते हैं तो क्या होता है 6 प्लस अंडर रूट 12 अपान 6, इसको अलग अलग करेंगे तो 1 प्लस अंडर रूट 12 बटे 6। तो अंडर रूट 12 को आप लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3, तो यहां से क्या आ जाता है 1 प्लस 2 अंडर रूट 3, उसके बाद में अपान क्या है 6, तो लिख सकते हैं 1 प्लस अंडर रूट 3 अपान 3, ये हो गया एक मूल। और दूसरा क्या होगा,
बस दूसरे में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हम लिख देंगे कि 1 प्लस √3/3, और दूसरा हो जाएगा यहां पे माइनस लग जाएगा 1 माइनस √3/3। इस तरह से हो जाएगा। तो आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12 प्लस 2m इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, समझ पाए आप। और जब मूल बराबर होते हैं विविध कर d इक्वल टू क्या आता है, 0। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं द्विघात समीकरण सेम ऐसे ही लिखना है आपको। द्विघात समीकरण 3x² - 12 प्लस 2m इक्वल टू 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर यहां से जब आप तुलना करेंगे तो a इक्वल टू क्या आ जाता है 3, और b इक्वल टू क्या आ जाता है -12, और c इक्वल टू क्या आ जाता है 2m। ठीक, तो हमारे जो कि पता है कि आपको मूल बराबर है तो विविध कर क्या हो जाएगा 0। तो d इक्वल टू क्या होगा, लिखेंगे चूंकि मूल बराबर है इसलिए d इक्वल टू 0। तो जब d इक्वल टू 0 होता तो पहले आप इधर d का मान निकालेंगे। ठीक है ना, तो क्या होता है b² माइनस में 4ac इक्वल टू 0। तो b देखिए यहां पर क्या है 12 का होल स्क्वायर माइनस में 4 है, a क्या है हमारा, a है 3 और c क्या है 2 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा 144 माइनस, देखिए 4 तियां होता है 12, 12 दूना कितना हो जाएगा 24। अरे यम किधर चला गया, सी के स्थान में भाई यम भी है, 2m था। ठीक, यहां पे हो गया 24m इक्वल टू 0। जब घटाएंगे तो क्या घट जाएगा, नहीं घटेगा। तो हो जाएगा क्या, इसको इधर लेके जाएंगे तो होगा क्या, यहां पे लिखते हैं क्या है 24m इक्वल टू 144। बटे 24 क्या निकल कर आएगा निकल कर 6। ठीक, तो यम का मान कितना आ गया 6। तो लिखेंगे अतः यम का मान 6 है। सवाल खत्म। तो आते हैं हम अगले, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या दिया है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² - 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा धन बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा का मान होगा। ठीक है ना, आपको मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है, इसको क्या लिखेंगे कि यदि 2x² - 3x प्लस 5 के मूल क्या है, अल्फा और बीटा, इसलिए क्या हो जाता है, आपको पता है मूलों का योग क्या होता है, अल्फा धन बीटा का योग क्या होता है, यक्स माइनस में क्या रहता है, यक्स का गुणांक, ठीक, अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा होता है ए, जब मानक समीकरण लेते हैं। और यहां से क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा, माने मूलों का गुणांक जब होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद क्या हो जाता है सी अपान क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। तो यहां से देखिए हम यहां पे ए हो जाता है, यहां पे बी हो जाता है, यहां पर सी हो जाता है। तो यहां पे जब आप रखेंगे बी का वैल्यू रखिए तो क्या है -3, यहां पे ऑलरेडी माइनस है और यहां पे माइनस में 3 अपान क्या, ए का वैल्यू क्या है 2, यहां पर हम 2 रख लेते हैं, हो गया क्या 3/2। और यहां पे देखिए सी क्या है, सी है 5 हमारा, सी को हम 5 ले लेते हैं और बटे में क्या ले लेते हैं, ए का मान क्या है 2, एल ए नहीं है भाई, हाँ
ए का मान क्या है 2, ठीक। तो यहां पे आ गया 5/2। तो इसका मान आपको निकालना है, क्या है हमारा, इसलिए क्या करेंगे, तब लिख के आप करेंगे अल्फा स्क्वायर धन बीटा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा। तो यहां से आप अल्फा बीटा दोनों में दिख रहा है, अल्फा इंटू बीटा जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा अल्फा धन बीटा, ठीक। तो आपको अल्फा इंटू बीटा का मान पता है और अल्फा धन बीटा का मान पता है। तो यहां पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5/2, और यहां पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए दिख रहा है ना, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। यहां से लिख देंगे 3/2, हो जाएगा 5 × 15, 2 दूना 4। ये हमारे आ गए इसकी वैल्यू। क्लियर हुआ ना सारी चीजें। तो आते हैं हम अगले क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही सस्ते क्वेश्चन है। क्या दिया है, समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के मूलों का व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें एक ज्ञात करना है इनके मूलों के व्युत्क्रम का योगफल, ठीक है ना। तो ये हमारे, अगर मान लीजिए अल्फा और बीटा मूल हो जाते हैं तो इनका व्युत्क्रम क्या हो जाता है, 1/α + 1/β। तो ठीक है ना, हम आगे करते हैं। क्या लेंगे, x² प्लस माइनस में क्या है 7x + 12 = 0 के मूल माना, हमने माना है ना इतना के मूल अल्फा और बीटा है। ये क्लियरिटी आई ना। बीटा है तो मूलों का योग, मूलों का योग क्या होता है, अल्फा धन बीटा = क्या होता है, अभी हमने आपको बताया b/a, ठीक। x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। तो देखिए x का गुणांक क्या है, माइनस में 7, माइनस यहां पे ऑलरेडी है, यहां पे माइनस में 7 रख दीजिए। और a क्या हमारा 1, तो यहां से क्या आ जाएगा, केवल 7। मतलब कि अल्फा धन बीटा = क्या आ गया 7। इसको समीकरण 1 बना लीजिए। और यहां से मूलों का गुणनफल देखेंगे, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा = क्या आता है, c/a। तो c यहां से क्या हो जाएगा, ये देखिए a हो जाता है यहां पर, ये b होता है, यहां से c होता है। तो c देखिए क्या हमारा 12 और a क्या है 1, तो यहां से भी हमारा ये आ गया 12, ठीक है ना। तो 12 हो गया, इसे हम समीकरण क्या मान लेते हैं 2, ठीक। इसको आप 2 बार लिखिए या ना लिखिए, भाई बात वही है, ठीक। तो समीकरण 1, 2 से क्या हो जाएगा, नहीं बस ये लिख दीजिए, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, मूलों के व्युत्क्रम का योग क्या हो जाएगा, मूलों के व्युत्क्रम 1/α धन 1/β। ये हमने व्युत्क्रम कर लिए। अब देखिए यहां से जब इनका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा क्या, अल्फा इंटू बीटा, यहां से भी यहां पर आ जाएगा, बीटा हो गया, और यहां से अल्फा यहां पर आ गया, ठीक। तो बीटा धन अल्फा, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा अपान, अरे यार क्या पढ़ रहे हैं हम इसको, अल्फा धन बीटा अल्फा इंटू बीटा, ये हो गए। अब यहां पर देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 7 रख देते हैं, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 12, यहां पर 12 रख देते हैं। तो क्या निकल गया, जो पूछा था मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, तो मूलों के व्युत्क्रम का योग हमने निकाल दिया 7/12। तो यही हमारा आंसर हो गया। बस 2 नंबर का क्वेश्चन है, एकदम समझ में आया होगा। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो ये आते हैं 9वां क्वेश्चन पर। तो देखिए 9वां क्वेश्चन एकदम हलवा क्वेश्चन है, इसको आप देखते ही कर जाएंगे, लेकिन हम देख लेते हैं इसे, क्योंकि ये 2022 में आया था, ठीक। तो क्या करेंगे, इसको समीकरण को हम यहां से हो जाएगा गुणा, तो हो जाएगा x², और यहां पर देखिए 1/x हो जाएगा। एलसीएम ले लिए, इतना हो गया, और बराबर में 3। x नॉट इक्वल टू 0 दिया है, क्योंकि यहां पर अगर 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट कर जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से हो गया x² माइनस में 1, और यहां से हो गया 3x,
इसको जब इधर ले गए हम, ठीक है ना। और यहां से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 3x आ जाता है, माइनस में 1 इक्वल टू 0। तो अगर आप सिंपल विधि से करेंगे पूर्ण वर्ग बना के तो बहुत बड़ी समस्या होगी। तो तुरंत आप याद करेंगे किसको, श्रीधराचार्य जी को, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो बड़ी समस्याएं आ जाएंगी। तो श्रीधराचार्य का क्या होता है, नियम होता है माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपान 2a, ठीक। तो इसी को हम रख लेंगे, यहां से देखिए इसी की तुलना किससे कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा a, ये b, ये c। तो आप लोग लिखेंगे कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। तो यहां से हम सीधे उठा लेते हैं क्या, समीकरण लिख लेते हैं, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 क्या लिख रहे हैं यार, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 3x माइनस 1 0 इक्वल टू 0 के मूल इक्वल टू क्या हो जाएंगे, यहां से देखेंगे हम माइनस में b है दिया है, तो यहां पे पहले से माइनस में है तो क्या माइनस में 3 कर लिए, प्लस माइनस क्या होता है, अंडर रूट में दिया है b स्क्वायर, तो इसका क्या करेंगे -3 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक। और माइनस में क्या दिया है 4, ये क्या है हमारा 1 है, और c क्या है माइनस में 1 गुणे में हो गया क्या माइनस में 1, यहां से क्या हो गया 2a, a क्या हमारा 1 है, यहां से हम देखेंगे क्या है माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो हो गया 3 प्लस, यहां से क्या हो जाएगा अंडर रूट, यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा प्लस में, तो 3 तरीका हो जाता है 9, और यहां से माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहां से रह गया 4, और बटे में कितना है 2। अब यहां से देखिए 3 प्लस माइनस 9 3 कितना होता है, 9 4 कितना होता है 13, 13 बटे 2। तो एक मूल हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा, एक बार आएगा 3 प्लस अंडर रूट 13 बटे 2, और दूसरा क्या आएगा 3 माइनस अंडर रूट 13 बटे 2। ये दो मूल निकल के आएंगे, हमें मूल ही ज्ञात करना था, तो यही हमारे आंसर हो गए। तो चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, निम्न समीकरण को हल कीजिए। तो हमें समीकरण दिया 1 अपान x प्लस 4 माइनस में 1 अपान x माइनस 7 इक्वल टू 1 अपान मतलब 11 अपान 30। तो ठीक है, इसको करते हैं, यहां पर देखिए सीधे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा x प्लस 4 और यहां से हो जाएगा x माइनस 7। तो जब यहां से इसको भाग दे देंगे कट जाएगा, बचेगा क्या x माइनस 7, और यहां से भी ऐसे हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस के साथ x प्लस में 4 इक्वल टू क्या 11 अपान 30। अब यहां पर देखिए क्या होने वाला है, x माइनस 7 और यहां पे माइनस है तो x को माइनस कर देगा माइनस 4 को भी माइनस कर दिया, x प्लस 4 x माइनस 7 बटे बराबर क्या हो गया 11 बटे 30। यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, x कट गया और -7 और माइनस में 4 क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा क्या 11 माइनस में 11, और इन दोनों का गुणा करेंगे आप तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो गया, इसका गुणा जब इसमें हुआ और x का गुणा इसमें हुआ तो क्या हो गया माइनस में 7x, जब इसका गुणा इसमें होगा तो क्या होगा प्लस में 4x, और इसका गुणा जब इसमें होगा 7 चौक कितना होता है माइनस में 28 हो जाएगा, और इधर हो गया 11 बटे 30। तो 11 11 क्या हो गए कैंसिल हो गए, ठीक। तो यहां पर हम देखते हैं ये इधर आ जाएगा, इसको इधर लेके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस में 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 7 एक्स प्लस में 4। देखिए ये प्लस में माइनस में 7x है, यहां पे प्लस में 4x, तो ये जुड़कर कितना हो जाएगा माइनस में 3x, माइनस में 3x माइनस में 28 ये हो गया।
अब यहां से देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 30 माइनस में 3x और इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा, हो जाएगा प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से भी आप अगर पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बना भी सकते हैं पूर्ण वर्ग कि आपको जोड़कर कितना लाना, गुणा करके लाना है 2 और जोड़कर लाना है 3। तो हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर और यहां से हो जाएगा एक्स 2 प्लस 1 प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। अगर दोनों का गुणा करते हैं तो 2 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो x हो जाएगा, x माइनस 2 बचेगा यहां पर, और यहां से क्या कॉमन ले लेंगे, -1, तो हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। फिर यहां से क्या आएगा, x माइनस 2 और इसको ले लेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एक बार 2 आएगा, एक बार 1 आ जाएगा। यही दो मूल हो गए। क्या ज्ञात करना था हमें, इसको हल करना था, तो इसका हल यही है। कहेंगे अतः समीकरण इसको पूरा लिखने के बाद आप इतना लिखने के बाद कह देंगे इसका मूल क्या है, हल क्या है, 2,1। आप इतना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या है, निर्धारित कीजिए कि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के लिए मूल वास्तविक है। यदि ऐसा है तो मूलों को द्विघात सूत्र द्वारा हल कीजिए। तो पहले नंबर आप ध्यान देंगे, मूल वास्तविक होने के लिए d क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो देखते हैं, अगर 0 से बड़ा आता तो मूल वास्तविक रहेंगे, अगर नहीं है तो नहीं है। ठीक, तो देखते हैं। तो 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0 की तुलना किससे करेंगे, मानक समीकरण हमारा क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इससे कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा 9 और b के स्थान पे देखिए यहाँ पे 7 है, तो b इक्वल टू क्या आ गया 7 और c इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस में 2। क्लियर हुआ। इतना आने के बाद आपको पता है, अगर स्थिति ज्ञात करनी है इसकी कि वास्तविक है कि काल्पनिक है, तो आपको विविक्तर का सूत्र लगाना पड़ता है। तो विविक्तर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो b क्या है हमारा 7, तो आप करेंगे 7 का स्क्वायर माइनस में 4, a क्या है हमारा 9 कर दीजिए, c क्या है माइनस में 2। यहां से क्या हो जाएगा, 7 से कितना हो गया 49, और यहां से क्या हो जाएगा माइनस माइनस पहले नंबर तो प्लस, फिर 9 चौक 36 हो गए, प्लस 36 गुणे 2 हो गए। समझे ना, 36 गुना कितना हो जाता है 72। तो यहीं पे हम लिख लेते हैं 49 प्लस 72, और यहां से क्या हो जाएगा 9 2 कितना होता है 11, 7 4 11 1 12, तो 121 आ जा रहा है। ठीक है ना, तो डी हमारा क्या आ गया 121। और देखिए हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि जब d क्या होता है 0 से बड़ा हो और पूर्ण वर्ग हो तो उसके मूल क्या होंगे, परिमेय संख्या होगी और असमान होंगे। तो ठीक है, हम मूल निकालते हैं। मूल क्या है, अब मूल को हम निकालते हैं किससे, द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र वही सिद्धाचार्य का सूत्र होता है, द्विघात सूत्र क्या होता है, इसको बार बार लिखने से आपको याद हो जाएगा। अंडर रूट डी लिख लीजिए, या फिर सीधे यही वाला चीज रख लेते हैं। ठीक है ना, तो 2a इसको हम पूरा कर दे, नहीं तो आप लोग कहेंगे डी कहां से आ गया, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। क्लियर हुआ। अब यहां से देखिए बस आपको मान रखना है, आंसर आपके सामने कूदेगा। क्या करेगा, कूदेगा। तो b क्या है यहां पे देखिए, b हमारा दिया है 7, तो माइनस में 7 यहां पर हो गया, प्लस माइनस, और d यहां पर होता है तो d हमने निकाल लिया 121। तो अंडर रूट में क्या होता है d, तो 121 आ गया हमारा, और बटे में क्या 2a। 2 क्या है, 2 तो हमारा 2 है ही, a क्या है भाई, a है 9 को यहां पर रख लेते हैं। तो हो गया क्या, माइनस में 7 प्लस माइनस 11 निकल कर आ जाएगा।
11 का वर्ग है ना 121, इतना तो आपको पता है ना। तो यहां से 9 उतना कितना हो जाता है 18। तो एक बार x का क्या आ जाएगा मान, जब इसको आप माइनस लिए और यहां पर क्या है प्लस, तो बटे में 18, तो क्या आएगा, बचेगा क्या 4। तो 4/18, 4/18, तो क्या आ जाएगा 2/9। और दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, यहां पर देखिए -7 तो है ही, इसको भी माइनस लेंगे, -11/18, तो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, माइनस में 18/18, क्या आ गया 1। तो आपको दिख गया मूल क्या है, कहेंगे अतः समीकरण के मूल x इक्वल टू क्या होगा 2/9 कामा माइनस में 1, यहां पे भी माइनस है। इस तरह से मूल बाहर आ गए, आपको दिख भी गए, तो इसे नोट कर लीजिए। आपको लग रहा होगी सारी क्वेश्चन एकदम मक्खन की तरह मुलायम है, बहुत आसानी से तरह लगने वाले हैं, लेकिन अगर आप इसको ध्यान नहीं देंगे तो इसी में उलझ जाएंगे। तो ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पानी पीने के बाद मजा ही कुछ और हो जाता है। अगर आपके अंदर जाऊन हो, पानी पीजिए मजा आ जाएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0 वास्तविक मूल रखते हैं तो k का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये जो दोनों समीकरण हैं वास्तविक मूल रखते हैं तब k का मान ज्ञात करना, वो भी धनात्मक। अगर नहीं रखते तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो क्या लिखते हैं हम, बस के स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0 क्या हो गया, समीकरण 1। और दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0। अब ये वास्तविक हैं कि काल्पनिक हैं, ये सब कैसे पता चलती हैं, विविक्तकर से। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए इन सब के लिए विविक्तकर लिखे थे, समीकरण 1 और 2 के विविक्तकर क्या है, D1 और D2। समझ में आया ना, D2 है। तब यहां पर क्या हो जाता है, D1 बराबर क्या होता है, B स्क्वायर। तो B क्या है, यहां पर K है, B K स्क्वायर हो गया। माइनस में क्या होता है 4AC, A क्या है 1, C क्या है 64, 1 गुणे हम कर दिए 64, कोई दिक्कत। D2 क्या है भाई, ये हमारा दूसरे समीकरण में देखेंगे, B क्या है यहां पर 8, तो माइनस में 8 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस में 4, A क्या है हमारा A1 है और B क्या है K। यहां से हो जाएगा D1 इक्वल टू के स्क्वायर, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 256 तथा D2 का क्या हो जाता है, हो जाएगा 64, गुणा करेंगे हो जाएगा 64 और 4K हो गया। ठीक, यहां पे हम विविधकर निकाल लिए। अब क्या यहां पर दो कंडीशन दिया है, मूल वास्तविक रखते हैं तब की बात कर रहा है। तो मूल वास्तविक रखने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 वास्तविक मूल रखते हैं, इसलिए क्या, इसलिए हो जाएगा D1 ग्रेटर देन इक्वल 0 तथा D2 ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब इस चीज को समझिएगा, ये 0 से बड़ा है और बराबर है तब क्या है, वास्तविक है। क्योंकि हम आपको बताए थे कि वास्तविक होने के लिए 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा। ठीक है ना, अगर 0 से नीचे गया मतलब D लेस देन 0 हो गया तो यहां पर काल्पनिक हो जाता है। इस पर हमने सवाल भी लगवाया है, तो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना, इतना होने के बाद बस आप D का मान रख दीजिए। D1 का मान क्या है
के स्क्वायर माइनस में 256 ग्रेटर देन आर इक्वल क्या हो गया 0, तथा d2 क्या है हमारा 64 माइनस 4k ग्रेटर आर इक्वल देन 0। ठीक, इतना होने के बाद आप क्या करेंगे, इतना होने के बाद के स्क्वायर हो जाएगा क्या 256। ठीक, और यहां से क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 64, इसको ही लिख लेते हैं भाई 4k लेस देन इक्वल कितना हो गया 64, 4k लेस देन इक्वल 64। अब यहां से k क्या निकल आता है, हमें केवल पॉजिटिव लेना है, k को पॉजिटिव लेना है, तो निकल कर क्या आएगा, निकल कर आएगा 16। यहां से ये 16 का वर्गमूल है, ठीक है ना, तो था 16 का मतलब वर्ग है, वर्गमूल नहीं है, 16 इसका वर्गमूल है। ठीक, और यहां से क्या आ जाएगा k लेस देन आर इक्वल क्या हो गया 64, 64 नहीं भाई 4 से इसमें भाग देंगे कितना हो जाएगा, 4 से 64 भाग देंगे हो जाएगा 16। तो यहां से इन दोनों से निकल कर क्या आ जाता है k इज इक्वल टू 16। यहां पर अगर कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मत समझिए, ठीक है ना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मत समझिए, इसको याद कर लीजिए। ये टाइम ही ऐसा एग्जाम है, मैं इसको बहुत विस्तृत लेवल में नहीं बता सकता, ठीक है ना, तो इसको याद कर लेंगे, जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो ऐसा लिख कर लेंगे। ठीक, तो नोट कर लीजिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन, इसको देखिएगा, ये भारतीय प्रश्न है। एक नाव किसी शांत जल में 15 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर धारा की विपरीत दिशा में उसी स्थान पर लौटने में कुल समय 4 घंटा 30 मिनट लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब कि कोई व्यक्ति है जो धारा की दिशा में कहीं पे जा रहा है 30 किलोमीटर की दूरी पे, फिर वहां से वापस उसी बिंदु पे आ रहा है जहां पर गया था। तो हमें ज्ञात करना है कि धारा की चाल क्या है, और नाव की चाल हमें दे दिया है 15 किलोमीटर, ठीक है ना, पर आवर। तो दिया है क्या, नाव की चाल 15 किलोमीटर पर आवर से नाव चल रही है। उसके बाद में हम धारा की चाल क्या मानेंगे, माना धारा की चाल। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे, एकदम समझिए क्लियर हो जाएगा। x किलोमीटर पर आवर है। ठीक, तो जब नाव धारा की दिशा में जाती है तो नाव की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है, और उसी में क्या x किलोमीटर पर आवर धारा की चाल हो गई। दोनों जुड़ के मतलब स्पीड हो जाएंगे। जैसे कि आप कभी धारा जिस तरफ बहता उस तरफ तैरे होंगे तो बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, और जब उसके विपरीत दिशा में जाते हैं तो आपकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। आप नदी में तैरे होंगे या फिर तालाब में, तो आपको पता होगा, तो इस बात का अनुभव कर सकते हैं। तो जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो धारा के अनुकूल दिशा में बहुत तेजी से जाएंगे, ठीक है ना। तो धारा के अनुकूल दिशा में लिखेंगे, धारा के अनुकूल दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्लस यक्स किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक, और धारा के प्रतिकूल लिख देते हैं, अनुकूल लिख दिए तो प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी। अब की बार देखिए, नाव की चाल कितनी है 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर में से धारा की चाल घट जाएगी, इतना किलोमीटर हो गई। तो पूरे यात्रा के दौरान कितना समय लगा, पूरे यात्रा के दौरान 4 घंटा 30 मिनट समय लगा है। तो लिखेंगे क्या, पूरे यात्रा के दौरान लगा समय,
लगा समय क्या है पूरे यात्रा के दौरान 4 घंटा, 4 घंटा और प्लस 30 मिनट। 30 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 30/60, तो ये भी हो जाएगा घंटा। इस बात को समझ पा रहे हैं ना। यहां से हो जाएगा 4 घंटा और 30 दूना कितना होता है, ये 60 है, ठीक। 30 दूना कितना होता है 60, तो 1 कितना हो गया 2 घंटा। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9/2 घंटा। समझ पाए ना। देखिए 2 चौक 8 हो जाएगा, 8 + 1 9, 9/2 इस तरह से हो गया। अब देखिए ये पूरी चाल हो गई, ये पूरे लिया गया समय हो गया। अब लिखेंगे धारा के अनुकूल दिशा में नाव द्वारा चलने में लिया गया समय, ठीक है ना। तो धारा के दिशा में चलने में नाव द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर हमारे यात्रा मतलब पथ की दूरी है। तो 30 किलोमीटर की दूरी कितने में तय किया, 15 + यक्स किलोमीटर पर आवर, तो यहां पे आ जाएगा घंटा आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। क्योंकि देखिए होता क्या है, चाल बराबर दूरी बटे होता है समय। तो यहां से आप अगर समय बराबर निकालेंगे, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। इस बात को ध्यान में रखेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमारे धारा की दिशा में जाने में लिया गया समय क्या हो जाएगा, 30/15 + यक्स पर आवर, ठीक है ना। और धारा के विपरीत दिशा में चलने में नाव द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा, 30/15 - यक्स। समझ पाए ना। ये हो गया। अब यहां पर एक चीज समझ लीजिए, उसके बाद हम अगले पेज पर आएंगे, क्योंकि यहां पर स्थान उतना नहीं है। तो जब एक बार जाने में समय इतना हो गया हमारा, और दोबारा क्या आने में समय इतना लग गया, और टोटल समय हमें पता है 9/2 घंटा लगा है। समझ पाए ना। तो इन दोनों का योग इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हम करते हैं क्या, 30/15 + यक्स घंटा है, और 30 हो गया, और बटे 15 - यक्स घंटा इक्वल टू क्या आ गया, 9/2 घंटा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आप देखिए 3 से दोनों तरफ काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 दाहिने 10 हो गया, 3 दाहिने 10, 3 त्रिका 9, ठीक। तो यहां से हो जाएगा 10/15 + यक्स, और यहां से क्या हो जाएगा 10/15 - यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2। अब यहां से इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा यहां पर हो जाएगा, होगा 10/15 - यक्स प्लस 10, इसका यहां पर हो जाएगा 15 + यक्स अपान कितना हो जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा 15 + 10 और 15 - 10, 15x - 10। अरे ये क्या कर दिए, 15 + x है, ठीक है ना। 15 + x और 15 - x इक्वल टू क्या आ गया, 9 नहीं आया भाई, 3/2 आ गया है, ठीक। अब यहां से देखिए इन दोनों का जब आपस में गुणा हो जाएगा, ये इन दोनों का जब आपस में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 150 - 10x प्लस में यहां पर भी हो जाएगा 150 प्लस में 10x इक्वल टू आ गया 3/2। और बटे में क्या, देखिए यहां पर a + b a - b हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा a² - b²। तो यहां से हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस में x²। यहां से देखिए 10x माइनस में है और 10x यहां पे प्लस में है, कट गया ना। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा ऊपर कर दे, चलेगा क्या, 30/15 - x था, ठीक।
अब यहां से फिर हम देखते हैं क्या आएगा। यहां से आ जाएगा 300, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 300 बटे 225 माइनस में क्या है यक्स स्क्वायर, इधर क्या है 3/2, 3/2 है ना, इधर देख लीजिए, क्लियर है ना। अब देखिए 3 एकम 3 कर दीजिए और 3 एकम 3 इधर कर दीजिए तो 0 0 होकर 100 बना देगा। ठीक, तो क्या हो गया, यहां पर आ रहा है 100 बटे 225 माइनस यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, इतना आ गया। अब इसको आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, हो गया नोट, हो गया नोट। तो हम यहां पर कर लेते हैं। अब समझिए कि सवाल खत्म हो चुका है हमारा। ये है 100 बटे 225 माइनस यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, क्लियर है ना। अब इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो यहां से क्या आ जाता है 200 इज इक्वल टू 225 माइनस यक्स स्क्वायर। यक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे प्लस में हो जाएगा, इसको उधर लेके चले जाएंगे, ठीक है ना। तो यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 200, यहां से आ गया एक्स स्क्वायर, यहां से आ गया क्या, घटाएंगे कितना आ जाएगा 25, और जब दोनों को निकालेंगे मतलब दोनों साइड वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 5। ये क्या है, यक्स हमने क्या माना था, यहां पर देखिए माना धारा की चाल क्या है यक्स है, यहां पर यक्स बराबर प्लस माइनस 5 आएगा। प्लस माइनस क्या चीज है भाई, क्या धारा की चाल माइनस में हो सकती है, नहीं माइनस में नहीं होगी, तो धारा की चाल हमेशा प्लस में होती है। धारा की चाल हो या आपकी चाल हो, चाल कभी माइनस में नहीं होती, इस बात को समझिएगा। तो हम प्लस वाली वैल्यू को लेंगे, माइनस वाली को छोड़ देंगे। तो ज्ञात कर लिए क्या, धारा की चाल हमारी 5 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो आपको समझ में आया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या है क्वेश्चन भाई, देखिए जबरदस्त क्वेश्चन, इसको देखिएगा बहुत मजा आने वाला है। कोई रेलगाड़ी समान चाल से 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक, किसी समान चाल से 90 किलोमीटर की दूरी तय करी, यात्रा के लिए 30 मिनट कम लगा होता यदि 15 किलोमीटर पर आवर अधिक होती रेलगाड़ी की मूल चाल क्या थी। तो सवाल क्या कह रहा है कि 90 किलोमीटर की दूरी वह किसी समान चाल से तय करी, और यदि उसकी जो भी चाल थी उसमें 15 किलोमीटर और अधिक हो गया होता तो वह 30 किलोमीटर कम लेती। मतलब जब रफ्तार बढ़ा देगा वो तो कितना हो जाएगा 30 मिनट कम समय ले लेगा, और रफ्तार धीरे रहेगा तो क्या हो जाएगा समय अधिक लेगा, ठीक है ना। इस बात से ये बात आपको क्लियर हुई। तो यहां पे हम क्या मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है बाबू, x किलोमीटर पर आवर। और बाकी सारी चीजें आपको मैं समझा चुका हूं, सीधे प्रश्नानुसार लिखकर सवाल को सॉल्व करता हूं, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं इस सारी चीजों को क्लियर कर चुका हूं, ठीक है ना। तो रेलगाड़ी की चाल जब हमारी यक्स है, तो यहां पे एक चीज मैं आपको बता दूं, चाल बराबर क्या होता है बाबू, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है। तो समय बराबर क्या निकाल लेंगे आप, दूरी बटे चाल, ठीक, दूरी बटे चाल निकाल लेंगे। इतना चीज क्लियर हुआ ना। तो हमारी x किलोमीटर पर आवर की गति से चली है 90 किलोमीटर की दूरी, तो कितना समय लिया होगा 90 बटे x, ठीक है ना, यही समय लिया होगा हमारा 90 बटे x घंटा, यही समय लिया होगा। और ये तो धीरे चली है तब इतना समय लिया, अधिक समय लिया। और कम समय कब लिया, जब इसमें क्या ले लिया, जब इसमें 15 किलोमीटर की चाल बढ़ गई है तो कम समय लेगा, तो इस अधिक समय में से कम समय घटा लेंगे। तो 90 किलोमीटर की ही दूरी तय करी है, लेकिन यक्स प्लस 15 चाल में, ठीक। तो यहां पर क्या लगा, समय कम लगा, तो कितना समय कम लगा 30 मिनट, लेकिन ये घंटे में है क्योंकि चाल इसका क्या था किलोमीटर पर आवर में था, तो ये किसमें घंटे में बदले हैं, लेकिन ये 30 मिनट आया तो इसमें 60 से भाग दे दीजिए। क्लियर हुआ ना। इतनी चीज क्लियर होने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां से हम लिख रहे हैं 90 बटे यक्स माइनस में 90 बटे यक्स प्लस 15, इतनी चीजें हुई, और 1/2 हो जाएगा क्योंकि 30 दूना होता है 60, ठीक, यहां से हो गया। अब देखिए यहां पर क्या करना है, इसको एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा x
कोष्टक में x प्लस 15 और ये कितना हो जाएगा 90 के गुणे में x प्लस 15 हो गया और माइनस में x के गुणे में क्या हो गया 90 और बराबर 1/2 आ गया। फिर यहां से हम लोग देखो करते हैं, क्या हो जाएगा 90x और यहाँ पे गुणा हो गया कितना होगा 135। अरे क्या कहते हैं 135 तो मतलब 1350 हो गया। ठीक, इन दोनों का जब गुणा हुआ और माइनस में 90x इधर हो गया और बटे में देखिए इधर x स्क्वायर हो गया, इधर 15x प्लस में 15x, इधर कितना हो गया 1/2। यहां से देखिए 90x ये x है, 90x हो गया माइनस में, 90x हो गया प्लस में, कट हो गया। ठीक, तो यहां पर हम देखते हैं क्या होगा 135 जीरो होगा मतलब 1350 हो गया और बटे में क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 15x इक्वल टू 1/2। कुत्ता चिल्ला रहा भाई, कोई आदमी नहीं, आप लोगों को अगर सुनाई दे रहा हो तो परेशान मत होइएगा। यहां देखिए इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। ठीक, तो इसका गुणा कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 2700, 2 का गुणा जब इसमें होगा हो जाएगा 2700, 2700 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा मतलब तिर्यक गुणा यहाँ पर हुआ तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 15x। क्लियर हुई ये बातें? इतना होने के बाद आप क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 15x माइनस में कितना हो जाएगा 2700 इक्वल टू 0। अब 2700 माइनस में कैसे हुआ, इसको इधर लेके गए, 0 बराबर हो गया। अब देखिए मध्य पद को विभाजित करके आपको गुणनखंड इसका करना है। आप सीधा 4 विधि भी लगा सकते हैं, आसानी से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर आसानी से उसे हो जा रहा है तो फिर क्या जरूरत है। x स्क्वायर हो गया, अगर 60 घटा के लाना है 60x माइनस 45, x कर देते हैं 15, दोनों गुणा करेंगे तो 27 भी आ जाएगा। क्लियर है? यहां से क्या हो गया माइनस में 2700 इक्वल टू 0। अब यहां पर दोनों में कॉमन क्या है x कॉमन ले लिए तो हो गया x और यहां पर क्या 60 और इधर क्या माइनस 45 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा प्लस में क्या आएगा x प्लस में 60 इक्वल टू 0 है। ठीक, यहां से x प्लस 60 ले लिया आप अलग और x माइनस 45 आ गया इक्वल टू 0 है। तो यहां से क्या निकल कर आ जाएगा, x बराबर एक बार कितना आएगा माइनस में 60 किलोमीटर पर आवर और एक बार कितना आएगा 45 किलोमीटर पर आवर। इस चीज को समझ रहे हैं ना, x माइनस 45, तो देखिए x माइनस कितना दिया है 45 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। यहां से हम यहां इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है ना। तो x देखिए यहां पे क्या लिख दिया है माइनस में 60 किलोमीटर पर आवर। तो किसी चीज की चाल क्या माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि वो हमेशा प्लस में ही चलेगा, माइनस में कैसे चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये माइनस में नहीं हो सकती। ठीक, चाल अदिश राशि है, इस चीज को आप समझेंगे, इसलिए माइनस। अगर विस्थापन होता, अगर क्या कहते हैं चाल होता, अगर स्पीड मतलब कि चाल क्या होती है बाबू, अदिश राशि होती है, इसलिए माइनस में नहीं हो सकती। ये 45 किलोमीटर पर आवर। तो हम किसको लेंगे, हमारे रेलगाड़ी की चाल क्या है, कहेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक, क्लियर है ना। हमसे क्या पूछा था, रेलगाड़ी की मूल चाल बताइए। रेलगाड़ी की मूल चाल कितनी आ गई 45 किलोमीटर पर आवर, और आप आसानी से अब इसे लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा ये क्लास, देखिए जबरदस्त क्लासेस हो रही है। बस आपको क्या करना है, धैर्य बना के हमारे साथ विश्वास जमाना है। अगर विश्वास नहीं रहेगा तो कोई फायदा नहीं। विश्वास रखिए, मैं आपको समझिए कि मंजिल तक पहुंचा दूंगा। लेकिन जरूरी क्या है कि पूरे धैर्य के साथ हमारे साथ बन रहिए। टारगेट 100 आपके एग्जाम के लिए वरदान है। समझिए कि अगर आप इससे जुड़ जाते हैं लास्ट तक तो समझिए एकदम बेहतर के बेहतर नंबर लेके चले आएंगे। और विश्वास रखिए, इससे बाहर कुछ जाने वाला चीज नहीं है, क्योंकि सारी चीजें कवर कर ली जा रही हैं। बस केवल ये है कि सारी क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, तो क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे जब सभी टाइप के क्वेश्चन करवा दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्लियर हो रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। और अपने दोस्तों को बताना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों इतना मेहनत किया जा रहा है आपके लिए और आपका दोस्त भी मेहनत कर रहा है, तो उसका नंबर बढ़वाने के लिए आप इतना नहीं कर सकते कि क्या ऐसा तो नहीं है कि आप चाहते हैं मैं ज्यादा ले आऊं वो रह जाए बेचारा, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचिए। अगर जब
साथ में दोनों लोग बढ़ेंगे फिर मजा आएगा कि क्या कितना किसमें है दम। ठीक है ना। तो जय हिंद साथ।